बच्चों, कल हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिस्कस कर रहे थे। हमने अब तक 4 सॉइल्स पढ़ी। उसमें से जो एलुवियल सॉइल है और ब्लैक सॉइल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल्स हैं। ये पूरी तरह से, स्पेशली एलुवियल सॉइल की एक एक चीज आपको पूरी याद रखनी है कि बनती कैसे है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या उसका मतलब उसका डिवीजन क्या है, यूज क्या है, टेक्सचर, सब कुछ। एलुवियल सॉइल तो एकदम पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। और ब्लैक सॉइल, ये दोनों टॉपिक सॉइल्स में ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, एक एलुवियल सॉइल और दूसरा ब्लैक सॉइल, ठीक है। अच्छा, हमारा लास्ट टाइप ऑफ सॉइल बाकी था कल, फॉरेस्ट सॉइल था। फॉरेस्ट सॉइल है आपका पेज नंबर 10 पे। ये सॉइल्स जो हैं हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ भाई हिल है, माउंटेन है, वहाँ ये सॉइल पाई जाती हैं। और ये माउंटेन, जैसा जैसा माउंटेन वहाँ वैसा वैसा ये सॉइल का टेक्सचर होता है। जैसे कि ये वैली साइड्स पे, वैली मतलब वादी, तो वादियों के साइड पे ये लोमी और सिल्टी होती हैं। लोमी का मतलब होता है फर्टाइल सॉइल और सिल्टी का मतलब होता है एकदम वो बिल्कुल, वो नहीं बोलते धसा देने वाली सॉइल, स्लिपरी, ठीक है। लोमी और सिल्टी वैली साइड्स पे और कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, और पहाड़ियों के ऊपर इलाकों में ये कोर्स ग्रेन्ड है, मतलब बड़े दाने होते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस, अगर ये सॉइल स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय में पाई जाती है, हिमालय के स्नो में पाई जाती है, तो ये सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन, डेनुडेशन का मतलब उड़ जाना, एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, और मतलब डेनुडेशन होता है और एसिडिक होती हैं और ह्यूमस कंटेंट लो होता है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, और यही सॉइल अगर वैलीज के निचले हिस्से पे मिलती हैं तो ये फर्टाइल होती हैं, ठीक है। अगर ये वैली साइड्स पे पाई जाती हैं तो लोमी सिल्टी होती हैं, और अगर अपर स्लोप्स पे पाई जाती हैं तो कोर्स ग्रेन्ड होती हैं, और अगर ये रिवर सॉइल लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में पाई जाती हैं ये फर्टाइल होती हैं, ठीक है। दिस वाज योर फॉरेस्ट सॉइल। इसके बाद है सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। ये भी बहुत ही रेगुलर टॉपिक है, आपने बहुत पढ़ा है। सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना, सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी को बचाना, ठीक है। कल आपने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कितने साल, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ 1 इंच सॉइल बनने में, ठीक है। इतने सालों साल लग जाते हैं सॉइल बनने में, और फिर वो इरोड हो जाती है। इरोड मतलब एकदम उड़ जाती है, तो फिर मतलब उसे सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या है? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन मतलब सॉइल कवर का मतलब सॉइल का जो ऊपरी परत है उसका उड़ जाना, डेन्यूडेशन ऑफ, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और फिर सब्सिक्वेंट मतलब जो रिजल्ट करता है पूरा उसके मतलब पूरी उड़ जाए। पहले उसका कवर उड़ता है, मतलब ऊपरी हिस्सा उड़ता है, डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल फॉर्म होती है, आपने पढ़ा सॉइल फॉर्म होती है, साथ में सॉइल इरोड भी होती है, ठीक है। मिट्टी बनती भी है, मिट्टी उड़ती भी है। ये दोनों एक साथ प्रोसेसेस चलते हैं, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन एक साथ चलते हैं। पर कभी कभी ऐसे होता है कि ये डिस्टर्ब हो जाता है ये बैलेंस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ठीक है, इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये जो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे भाई क्यों, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। इन 4 एक्टिविटीज के कारण सॉइल इरोड होती है, ठीक है। सॉइल इरोजन बढ़ गया है, मतलब सॉइल बनती भी है, सॉइल इरोड भी होती है। सॉइल बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, पर इरोड होने में कुछ ही टाइम लगता है, ठीक है। इरोजन कैसे, कितना ज्यादा बढ़ क्यों गया है? फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ठीक है। इन 4 कारण की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ गया है। फिर इसके अलावा विंड, ग्लेशियर्स और वाटर होते हैं, उनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। विंड में भी सॉइल बह जाती है, ग्लेशियर्स में,
और उसके बाद वाटर में भी सॉइल बह जाती है, इरोड हो जाती है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। अब सॉइल इरोजन के भी दो प्रकार होते हैं। सॉइल इरोजन के दो टाइप्स होते हैं। पहला है गली इरोजन, दूसरा है शीट इरोजन। गली इरोजन, शीट इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? जब बहता हुआ पानी आता है, मतलब क्ले सॉइल, मतलब जो वो कहते हैं ना उपजाऊ मिट्टी से होता हुआ जब पानी आता है, तो वो कभी कभी क्या करता है, एकदम जमीन पे आके डीप चैनल्स बना देता है, मतलब एक खड्डे जैसा बना देता है। पानी एकदम आके ऐसे पानी अपनी जगह बनाता जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से गली बन जाती है, गली जैसा बन जाता है, ठीक है। गली इज अ हिंदी वर्ड, ठीक है। सो गली जैसा बन जाता है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और क्योंकि देखो पानी बहता आ रहा है, ठीक है। पानी बहता आ रहा है, ठीक है। एक तरह की मिट्टी के साथ पानी ऐसे बहता आ रहा है। सो यहाँ लैंड को वो एकदम वो करता जा रहा है, पोरस करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक खड्डे जैसा बना दे रहा है, ये खड्डे जैसा बना दिया, ये खड्डा बन गया, ठीक है। सो इसे क्या कहेंगे हम? गली इरोजन, ठीक है। सो पानी बहता आता है, द वाटर इज फ्लोइंग विद सॉइल, क्ले सॉइल के साथ वो बहता आता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से एकदम चैनल बन जाता है, एक खड्डे जैसा बन जाता है। और फिर वो जो लैंड है, मतलब वो जो जमीन है, अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। आप आगे जाके उसमें कुछ उगा नहीं सकते हो, ठीक है। और उसे बैड लैंड भी कहा जाता है। चंबल एरिया में, चंबल बेसिन मतलब चंबल की नदियों में इस लैंड को, बैड लैंड को, मतलब गली इरोजन से बर्बाद जो लैंड हो जाता है उसे बैड लैंड कहते हैं। और इस लैंड को चंबल इलाके में, चंबल एरिया में इस लैंड को रेवाइन्स कहा जाता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि रेवाइन्स क्या होते हैं, रेवाइन्स क्या होते हैं। सो बैड लैंड फॉर्म्ड ड्यू टू गली इरोजन in Chambal basin is called ravines, या तो badland in Chambal basin is called ravines, ठीक है। सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी जो वाटर फ्लो होता है, अभी दूसरा टाइप, ये हमने क्या डिस्कस किया? गली इरोजन। अब दूसरा हम डिस्कस करें शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? कभी कभी जो वाटर है वो एक शीट की तरह मतलब चलता है। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope, ठीक है। कभी कभी जो वाटर है वो शीट की तरह, मतलब एक पूरी ऐसे, जैसे शीट कैसी होती है, स्ट्रेट एकदम एरिया में ज्यादा। सो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज, एकदम शीट की तरह फ्लो करता है। और स्लोप मतलब डाउन अ स्लोप से बहता हुआ पानी आता है। वाटर मतलब स्लोप से ऑब्वियसली यहाँ वाटर फ्लो लिख रहे हैं, वाटर अकेला नहीं आता, वाटर अपने साथ मिट्टी लाता है, ठीक है। सो एक शीट की तरह डाउन द स्लोप, ये शीट की तरह एकदम पानी ऐसे आता है, ठीक है। सो ये पानी आ रहा है, पानी अकेला नहीं आएगा, पानी अपने साथ सॉइल लेके आएगा, ठीक है। और लार्ज एरियाज डाउन द स्लोप, इन सच केसेस टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। सो ऐसे जो अपने साथ वो ले जा रहा है मिट्टी, तो ऐसे केसेस में जो ऊपरी सॉइल है वो उड़ जाएगी, वॉश्ड अवे। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। इसे क्या कहेंगे? शीट इरोजन कहेंगे। फिर मतलब शीट इरोजन का क्या है? वाटर फ्लोज एज अ शीट, ठीक है। वाटर किसकी तरह फ्लो होता है? शीट की तरह, ठीक है। वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, ठीक है। मतलब एक वाटर फ्लो होता है शीट की तरह स्लोप पे, मतलब स्लोप पे फ्लो होता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, जो ऊपरी सॉइल है वो वॉश अवे हो जाती है, उसे शीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। फिर तीसरी भी इरोजन की टाइप है, एक गली है, एक शीट है। शीट में स्लोप से शीट बन के, मतलब सॉइल पानी के साथ एकदम शीट की तरह उड़ जाती है, उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। वॉश्ड अवे वर्ड का मतलब अपने साथ बहा के ले जाना, वॉश्ड अवे वर्ड का मतलब होता है बहा के ले जाना। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। एक और इरोजन होता है जिसे विंड इरोजन कहते हैं। सो बेसिकली 3 तरह के इरोजन हो गए, ठीक है। 3 तरह के इरोजन हो गए। पहला है हमारा गली इरोजन, फिर शीट इरोजन और विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या है? विंड मतलब जो लूज सॉइल होती है, ठीक है, एकदम मतलब मिट्टी, ढीली मिट्टी होती है, उसको स्लोपिंग लैंड के साथ अपने साथ बहा ले जाता है, ठीक है।
जो मिट्टी होती है वो अपने साथ बहा ले जाता है, उसे विंड इरोजन कहते हैं, ठीक है। सो सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड्स की वजह से होता है, मतलब फार्मिंग में कभी कभी कोई कमी रह जाती है, उसकी वजह से भी होता है। मतलब प्लोइंग, जब फार्मर प्लोइंग करते हैं, मतलब जब हल जोतते हैं, जब खेत जोतते हैं, खेतों में जब हल चलाते हैं, तो कभी कभी उनके मेथड्स भी ऐसे डिफेक्टिव होते हैं, मतलब प्लोइंग करने का तरीका भी इतना गलत होता है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो मैं यहाँ बताया जा रहा है सॉइल इरोजन क्या किस किस कारण से हो सकता है। गली इरोजन हो सकता है, शीट इरोजन हो सकता है, विंड इरोजन हो सकता है, प्लोइंग की वजह से इरोजन हो सकता है। और हमने इससे पहले तो पढ़ लिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए भी हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी इरोजन होता है। भाई ओवर ग्रेजिंग हुआ, माइनिंग हुआ, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इरोजन होता है, ठीक है। फिर पेज नंबर 11 पे अब नीचे, ठीक है, प्लोइंग है, नीचे प्लोइंग अलोंग द, अभी ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस, प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस। सो ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ये सारे मेथड्स हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। पहला है प्लोइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल लाइंस में प्लो करना, प्लोइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। कंट्रोल लाइंस का मतलब क्या होता है, एक स्लोप में, मतलब इस तरह से, मतलब स्लोप होती है ना, ऐसे स्लोप, जैसे ये स्लोप है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, स्लोप ढलान। सो ढलान में ऐसे थोड़ी थोड़ी एरिया में प्लोइंग करना, मतलब थोड़ी थोड़ी एरिया में इस तरह से खुदाई करना, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ट्रीज उगाना। सो अगर प्लोइंग की जाती है कंट्रोल लाइंस में, कंट्रोल लाइंस मतलब स्लोप लाइंस में, कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर। तो अगर थोड़े थोड़े पे इस तरह से प्लोइंग की गई होगी, अगर थोड़े ट्रीज उगाए जाएंगे, सो जो है पानी नहीं जा पाएगा। देखो पानी को जगह ही नहीं मिलेगी ना जाने की, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, सो पानी यहाँ साइड में, फिर यहाँ पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। ये आपने स्टैंडर्ड 8th में बहुत डिटेल में पढ़ा है। स्टैंडर्ड 8th में लैंड वाला, मतलब यही मेरे ख्याल से चैप्टर 2 था, उसमें एकदम डिटेल में, स्टैंडर्ड 8 में अगर याद हो, चैप्टर 2 में ये डिटेल में कंट्रोल लाइन से सब ये चीजें उसमें बताई गई हैं, ठीक है, ये आप रिपीट करो, ऐसा समझो। सो कंट्रोल लाइंस, तो ये पहला तरीका है सॉइल इरोजन से बचने का, कि प्लोइंग अलोंग कंट्रोल लाइंस, ये बचने का तरीका है, ठीक है। आप सॉइल इरोजन से कैसे बच सकते हो, प्लोइंग अलोंग कंट्रोल लाइंस। काउंटर लाइंस या कंट्रोल लाइंस क्या होता है भाई, ढलान पे खेती करो, अब ढलान पे थोड़ी थोड़ी गैप पे खेती करो, उससे जो पानी है वो बहेगा नहीं। फिर दूसरा है स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हो आप, मतलब टेरेस फार्मिंग करो। टेरेस फार्मिंग का मतलब ऊंचाई पे, ठीक है, एक जैसे सीढ़ी नहीं बनाई जाती वैसे सीढ़ी बना के, मतलब ऐसे सीढ़ी की तरह ऐसे एक सीढ़ी स्टेप्स बनाओ और उसमें आप फार्मिंग करो, ठीक है। सो उसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। पहला है प्लोइंग अलोंग कंट्रोल लाइंस। पहला तरीका सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल अगर बचाना चाहते हो तो पहला तरीका है प्लोइंग अलोंग कंट्रोल लाइंस, और दूसरा तरीका है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग करो। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, स्टेप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेप्स सीढ़ियों की तरह बनाए जाते हैं। भाई पानी मिट्टी के साथ बहता है तो रुक भाई पूरा बह ना जाए वैसा। फिर वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस हैं, हिमालयस में टेरेस फार्मिंग बहुत देखी जाती है। फिर तीसरा तरीका सॉइल इरोजन से बचने का है, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अच्छा, बड़ी फील्ड्स को आप एक स्ट्रिप की तरह डिवाइड करो, मतलब स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। मतलब स्ट्रिप्स का मतलब जैसे क्रॉप्स उगा रहे हैं ना, भाई जैसे क्रॉप्स उगाते हैं, मतलब ये तीसरा तरीका है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है भाई, आप प्लांट्स उगा रहे हो, नहीं प्लांट्स उगा रहे हो आप, ठीक है। सो प्लांट्स है तो थोड़ी घास उगा लो, फिर प्लांट्स उगाओ, फिर घास उगाओ। तो इससे क्या होगा, प्लांट्स का समझो कुछ एक्सेस पानी है, ज्यादा पानी है तो ये घास ले लेगी, ठीक है। सो मतलब पानी वेस्ट नहीं जाए, पानी आगे नहीं बचेगा तो पानी आगे बहेगा ना, पानी बहेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब पानी प्लांट में ही पड़ा रहेगा, प्लांट और ग्रास में ही उलझा रहेगा।
सो पानी छूटेगा ही नहीं, तो आगे सॉइल को कैसे बहाएगा। सो आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब प्लांट्स के बीच में ग्रास उगा दो। फिर है प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो मेकिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, चौथा तरीका है मेकिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या होता है, लाइन्सर प्लांट्स उगाना, ठीक है। सो ये 4 मेथड्स है सॉइल कंजर्वेशन के। अगर हम मिट्टी को बचाना चाहते हो तो 4 मेथड कौन से हैं, प्लोइंग अलोंग कंटोर लाइन्स, मतलब एक ढलान पे खेती करो। दूसरा है टेरेस फार्मिंग, भाई जो हिली एरियाज है, माउंटेन्स वगैरह है, एक स्टेप बना के खेती करो। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब प्लांट्स के बीच में ग्रास उगा दो, जैसे उसका पानी आगे ना छूटे। चौथा है मेकिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, लाइनसर पेड़ उगाओ, ठीक है। सो ये 4 तरीके आप कर सकते हो, और इससे आप भाई जो डेजर्ट वगैरह है, डेजर्ट रीजन्स में ये बहुत ही मददगार है शेल्टर बेल्ट्स बनाना। सो इस तरह से आप भाई ट्रीज भी मतलब ट्रीज उगा सकते हैं और सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। फिर पेज 11 पे नीचे ही जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट, एक सुखो मजरी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जबुआ, ये दो एक विलेज है और एक डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने दिखाया कि भाई लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, और उन्होंने अपने ट्रीज 13 पर हेक्टर से बढ़ा के 1272 हेक्टर कर दिए। मतलब कितने बड़ा है, वहां 13 हेक्टर ही ट्रीज उगते थे, इन्होंने 1272 कर दिए। रीजनरेशन ऑफ एनवायरमेंट लेट्स टू, अगर एनवायरमेंट बढ़ेगा, मतलब कहीं पे अगर ट्रीज वगैरह बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक वेलबींग होगा, और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल, जितने ट्रीज अवेलेबल होंगे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, एनिमल की केयर्स हम ज्यादा रख पाएंगे अगर ज्यादा ग्रीनरी होगी, और इनकम्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। सो जो ये विलेज है सुखो मजरी विलेज में वहां पे लोग 10,000 से 15,000 तक एक घर कमाता था 1984। मतलब इन्होंने जो ये किया ना ट्री प्लांटिंग का किया, जिसमें इन्होंने इतने सारे ट्रीज बढ़ा दिए अपने गांव में, सो उसकी वजह से सबकी इनकम भी बढ़ी। पीपल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर, मतलब इसमें लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम इकोलॉजी रिस्टोर करना चाह रहे हैं, हम हमारे एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो लोगों का ही हाथ है। मतलब जैसे एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों में ही ये मतलब लोगों को ही दे दिया। सो 2.9 मिलियन हेक्टर्स और अबाउट 1 इंडियाज लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन अक्रॉस द थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। सो मतलब मध्य प्रदेश में एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि भाई 2.9 मिलियन हेक्टर्स लैंड में मतलब प्लांटिंग की गई, ठीक है। सो उसमें लोगों की सहायता ली गई, ठीक है। सो इस तरह से मतलब लोगों को साथ लेके हम ग्रीनरी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मेरे ख्याल से इंदौर का नाम भी है, बीच में किसी चीज पर नाम भी आया था, ठीक है। सो एमपी में लोगों का साथ दिया गया कि भाई आप एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने में मदद करो, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज लोगों के साथ ही होगी, अकेले ना हो। अच्छा, इसके बाद देखें, ये मैंने क्वेश्चन 2 लिखे हैं। ये जो हमने टॉपिक पढ़े उसमें एक फॉरेस्ट सॉइल था, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। खास मैं फिर से बोल दूं, एलुवियल सॉइल का एक चीज रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। दूसरा ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये 2 सॉइल एकदम याद कर लेना, पूरा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो हमने मेंशन एनी, पहला क्वेश्चन है देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 ह्यूमन एक्टिविटीज बताओ जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। सो सॉइल इरोजन मैंने 4 नाम गिनवाए थे, ठीक है। सॉइल इरोजन 4 नाम गिनवाए थे, मैं आपको टिक करा लेती हूँ वो आंसर, ठीक है। सॉइल इरोजन मैंने आपको 4 नाम गिनवाए थे, मैं टिक करा लेती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 11 पे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन पैराग्राफ में, पेज नंबर 11 में सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन पैराग्राफ है। उसमें सॉइल इरोजन सॉइल कंजर्वेशन पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन। सो सिक्स्थ लाइन में है ये, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। सो ये सारे हैं। पहले तो क्या पूछ रहा है आपसे कि मेंशन एनी टू एक्टिविटीज, टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। सो आंसर में पेज नंबर 11 पे सॉइल इरोजन वाले पैराग्राफ में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन से, सिक्स्थ लाइन से लिखेंगे। कहां से? सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर factors, human activities which are responsible for process of soil erosion are deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. तक, ठीक है। ये क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडिया। सो दो तरह के सॉइल इरोजन जो इंडिया में पाए जाते हैं। सो वैसे तो 3 हैं। सो पहले तो नाम लिख देते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है गली इरोजन, दूसरा है शीट इरोजन, तीसरा है विंड इरोजन, ठीक है। सो इसमें 2 एक्सप्लेन कर देते हैं हम, गली इरोजन और विंड इरोजन, गली इरोजन और शीट इरोजन। पेज नंबर 11 पे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन वाला ही पैराग्राफ है। उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट लाइन, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, ठीक है। सो गली इरोजन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो कहाँ पे है? पेज नंबर 11 पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट लाइन है। द रनिंग वाटर cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies, ठीक है। सो गलीज तक बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये गली इरोजन हुआ, ये आपने गली इरोजन एक्सप्लेन किया। अब सेकंड शीट इरोजन कहाँ से एक्सप्लेन करोगे? शीट इरोजन पेज नंबर 11 पे ही लास्ट लाइन समटाइम्स से, कहाँ से? शीट इरोजन एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 11 पे लास्ट लाइन, समटाइम्स water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion, ठीक है। शीट इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन, ठीक है। सो इस तरह से मैंने ये 2 एक्सप्लेन करा दी, ठीक है। विंड इरोजन भी एक्सप्लेन करना है तो बिल्कुल साथ में ही लाइन है। विंड ब्लोस लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। तीसरा भी आप कर सकते हो, मैंने 2 करा दिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमने, ये आंसर किसका है? इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। ये सारा इस क्वेश्चन का है। अब ये वाला क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन के 3 मेजर्स बताओ। सो यहाँ मैंने ये मेजर्स लिखी हुई हैं, सॉइल कंजर्वेशन के ये मेजर्स हैं, ठीक है। ये है पहला प्लोइंग अलोंग कंटोर लाइंस, फिर दूसरा है टेरेस फार्मिंग, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा है मेकिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। तो 3 मेजर्स है, मैंने 4 लिखे हैं। प्लोइंग अलोंग कंटोर लाइंस, मेरी राइटिंग ना समझ आ रही हो तो टेक्स्ट बुक में ये लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 11 में, ये आंसर आपको मिल जाएगा। प्लोइंग अलोंग कंटोर लाइंस, सेकेंड टेरेस फार्मिंग, थर्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, फोर्थ मेकिंग ऑफ शेल्टर बेल्स, ठीक है। सो ये 4 तरीके हैं जिससे आप सॉइल इरोजन रोक सकते हो,
ठीक है, फ्लोइंग अलोंग कंट्रोल लाइंस। ठीक है, फिर दूसरा है टेरेस फार्मिंग। ठीक है, फ्लोइंग अलोंग कंट्रोल लाइंस, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और मेकिंग ऑफ शेल्टर बेल्स। ठीक है, सो यहाँ हमने फाइनली ये पूरा चैप्टर पूरा कर दिया और अब हम डिस्कस करते हैं इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको अच्छे से सारी लिखनी है विद क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स। ठीक है, कभी भी लर्न करो तो आपके सामने वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस चालू कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यूज में फर्स्ट नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। इन चारों में से आयरन ओर कौन सा रिसोर्स है? ए रिन्यूएबल, बी बायोटिक, सी फ्लो और डी नॉन रिन्यूएबल। सो आयरन ओर एक कौन सा रिसोर्स है? सो आंसर इज डी नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आयरन ओर कैसा रिसोर्स है? डी नॉन रिन्यूएबल। हम पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आयरन ओर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सेकेंड, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। ठीक है, टाइडल एनर्जी को कौन सी तरह के रिसोर्सेज में डालोगे? टाइडल एनर्जी। सो ए रिप्लेनिशेबल, बी ह्यूमन मेड, सी एबायोटिक या डी नॉन साइक्लेबल। ठीक है, किसमें डालोगे टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी फॉर्म बाय टाइड्स, और टाइड्स एकदम रिप्लेनिश मतलब घड़ी घड़ी होती हैं। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। सो ए रिप्लेनिशेबल। ठीक है, रिप्लेनिशेबल। थर्ड, सेकेंड आंसर है ए रिप्लेनिशेबल। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मुख्य कारण क्या है? लैंड खराब हो गया, उसका सबसे मुख्य कारण। सो फर्स्ट है मतलब लैंड की क्वालिटी गिरी, उसका मुख्य कारण ए इंटेंसिव कल्टीवेशन, बी डिफॉरेस्टेशन, सी ओवर इरिगेशन और डी ओवर ग्रेजिंग। सो क्या है इसका मुख्य कारण? मुख्य कारण है सी ओवर इरिगेशन, मतलब लोग ज्यादा मतलब पानी ज्यादा देते थे, पंजाब में बहुत इरिगेशन था, इसी वजह से लैंड खराब हो गया, ओवर इरिगेशन। फोर्थ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। इन चारों स्टेट्स में टेरेस कल्टीवेशन कहाँ करी जाती है? तो वो अभी अभी हमने ये सॉइल कंजर्वेशन देखा, उसी में आई है ये लाइन। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ की जाती है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। सो आंसर है फोर्थ का डी उत्तराखंड। हिमालय वगैरह नहीं आया था, सो इसलिए फोर्थ का डी आंसर। ठीक है, फोर्थ का डी है उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट में टेरेस फार्मिंग होती है। फिफ्थ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। पांचवा है कि किन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, किन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। सो फिफ्थ का आंसर है बी। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 2। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। सो पहला क्वेश्चन है कि 3 स्टेट्स के नाम लिखो जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है और इस ब्लैक सॉइल पे कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो भी लिखो। ठीक है, पहले तो 3 स्टेट्स के नाम लिख दो। आंसर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, ये 3 स्टेट्स के नाम लिख दो। तो 3 स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र।
अभी क्या पूछ रहा है, द क्रॉप्स, कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं ब्लैक सॉइल में। सो द क्रॉप्स ग्रोन आर कॉटन, टोबैको एंड शुगर केन। कॉटन, टोबैको, शुगर केन, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। सो ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टास में कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल। मैंने आपको कहा था एलुवियल सॉइल आएगा, प्लीज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, देखो ये भी दोनों क्वेश्चंस ब्लैक सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल एलुवियल सॉइल का एक भी लाइन मत छोड़ना, सारी लाइंस अच्छे से याद करना। सो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। सो ये आगे आ चुका है, इसके 3 फीचर्स हमने लिखा दिए एलुवियल सॉइल के, वो आगे से 3 फीचर्स देख के लिख लेना। और डेल्टास में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, कल ही हमने डिस्कस किया था इसके 3 फीचर्स एलुवियल सॉइल के। थर्ड वाला, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। पहाड़ी इलाकों में सॉइल इरोजन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सो आंसर 3 तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। सो हिली एरियाज में आंसर लिखें, मैं ये आंसर आपको लिखवा देती हूँ बच्चों। अभी क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर मैंने आपको बोला हम कर लेते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। अगर हिली एरियाज में सॉइल इरोजन कंट्रोल करना है तो क्या कर सकते हैं। पहला, एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाओ। बी है टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग करो, ऑब्वियसली हिली एरियाज पे होती है टेरेस फार्मिंग। कंटोर प्लोइंग करो, ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था स्लोप्स पे प्लोइंग करना। और टेरेस फार्मिंग मतलब एक सीढ़ी जैसा बना देते हैं, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह पे। रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को ग्रेज ना करने दिया जाए, कम करने दिया जाए। और है दूसरा, प्लगिंग ऑफ गलीज, गलीज मतलब जो गली इरोजन, जो गलीज बन जाती है पानी की वजह से, जो मिट्टी अपना वो घर कर लेती है, गड्ढा बनाती है, उस गड्ढे को प्लग कर दो, बंद कर दो, ठीक है। सो प्लगिंग ऑफ गलीज, ठीक है। सो एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, कंटोर प्लोइंग, रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, प्लगिंग ऑफ गलीज, ठीक है। फोर्थ नंबर है, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं, एग्जांपल्स दो। सो फर्स्ट है, all resources which are obtained from the biosphere and have life are known as biotic resources। biotic resources क्या हैं, वो सारे resources जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, जो हमें पूरा ये स्फीयर हमारा बायोस्फीयर ही है, ठीक है, मतलब बायोस्फीयर से मिलते हैं। 4 स्फीयर्स होते हैं, आपने पढ़े हैं, लाइफ वाला स्फीयर बायोस्फीयर होता है। सो सारे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। उसके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। एबायोटिक है, ऑल रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग, ठीक है, जो नॉन लिविंग है आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। वो सारे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग हैं, ठीक है, जो कि लिविंग नहीं है, उन्हें कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है मिनरल ओर्स और पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ठीक है। सो इस तरह से बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक मतलब वो रिसोर्सेज जो है, द रिसोर्सेज हैविंग लाइफ, जैसे फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। और एबायोटिक वो रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग है, उसे एबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे, मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल ओर्स और पेट्रोलियम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं 120 शब्दों में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61, ठीक है। सो पहले तो लैंड का पैटर्न है, लैंड यूज का पैटर्न है इंडिया में, उसे एक्सप्लेन करो। और फिर बताओ कि जो फॉरेस्ट में जो लैंड है, पहले तो लैंड यूज कैसे होता है इंडिया में, उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद कह रहा है व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड,
जो फॉरेस्ट के अंदर लैंड है वो बड़ा क्यों नहीं है, 1960-61 के बाद उस लैंड में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है, वो जमीन बड़ी क्यों नहीं है, ठीक है, इंक्रीज क्यों नहीं हुई है बच्चों। इसके बाद देखो क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 121 वाला था, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, explain the land use pattern in India and why is the land under forest not increased much since 1960-61। दो क्वेश्चंस हैं। So land resources in India are primarily divided into, land resources किस किस में डिवाइड किए गए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड मतलब खेती करने के लिए लैंड, फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट यूज के लिए लैंड है, लैंड यूज फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग, पास्चर एंड ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है, पास्चर ग्रेजिंग मोस्टली एक जैसे ही शब्द हैं। लैंड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, और बाकी जो एग्रीकल्चर के अलावा जो जो काम है, हाउसिंग, रोड्स, इंडस्ट्री बनाना, और इसके अलावा वेस्ट लैंड रह जाता है जो रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज में, ठीक है, जो हिल्स वगैरह हैं वो अनयूज्ड लैंड रह जाता है, ठीक है। सो ये सारे लैंड रिसोर्सेज हैं। सो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, इसका परसेंटेज देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा अवेलेबल 2008-2009 में सरकार ने जो डेटा बाहर किया था मतलब आउट किया था, उसके हिसाब से जो हमारी नेट सोन एरिया है जिसपे खेती की जाती है, नेट सोन एरिया वो है 54% है। फॉरेस्ट कितने हैं, 22.78% है। ग्रेजिंग के लिए 3.38% लैंड यूज होता है और बाकी हमारा वेस्ट लैंड है, ठीक है। सो रिसेंट डेटा के हिसाब से नेट सोन एरिया 54%, फॉरेस्ट 22.78%, ग्रेजिंग 3.38% और वेस्ट लैंड है, बाकी का वेस्ट लैंड है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखें, फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, ये तो खाली पहले क्वेश्चन का आंसर था कि भाई लैंड यूज कैसे हो रहा है, तो यहाँ हमने शब्दों में लिखा, यहाँ परसेंटेज में लिखा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61। 1960-61 से फॉरेस्ट बड़े क्यों नहीं है, फॉरेस्ट लैंड मतलब फॉरेस्ट लैंड कितना था, 22.78%। सो ये खाली 4% ही बढ़ा है, इतने टाइम में 4% ही बढ़ा है। सो फॉरेस्ट लैंड बढ़ा क्यों है, तो रीजन क्या है, लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61 ड्यू टू, इन दो रीजन के कारण इम्प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड का लोग ढंग से इस्तेमाल ही नहीं करते, यूज ही नहीं करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड क्वेरिंग, जो फॉरेस्ट में एक्टिविटीज होती हैं, पेड़ काटना, खुदाई करना और क्वेरिंग, ठीक है, खुदाई क्वेरिंग, माइनिंग क्वेरिंग आर वन एंड द सेम थिंग्स। सो इस तरह से भाई फॉरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं 1960-61 से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये बात क्या सही भी है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी वाइज डेवलप हो रहे हैं, टेक्निकली डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, मतलब टेक्निकली रिलेटेड टू साइंस, इकोनॉमिकली फिनेंस। सो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है सो हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। सो उसके कारण क्या है, ठीक है। बच्चों अभी सेकंड वाला देख लेते हैं, कह रहा है टेक्निकल और इकोनॉमिकल लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, क्यों ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। सो टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, सो टेक्निकल हैज लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। आंसर ए, टेक्निकल डेवलपमेंट हैज led to industrialization, ठीक है। टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। इसके बाद फिर इसके बाद जो पहले सबसिस्टेंस, पहले क्या होता था, हम अपने लिए खेती करते थे, जो किसान थे अपने लिए खेती करते थे, अब कमर्शियल में ज्यादा पड़ गए हैं, ठीक है, मतलब अब सबको ऑब्वियसली अब हर कोई खेती कर नहीं रहा है। सो नेक्स्ट है टेक्निकल हैज लेड टू
subsistence agriculture, to commercial agriculture. ठीक है, सो टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से जो टेक्निकल डेवलपमेंट हैज लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। सेकंड है टेक्निकल डेवलपमेंट ने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर सी नंबर है हमारा, टेक्निकल डेवलपमेंट हैज आल्सो इंक्रीज्ड द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट हैज इंक्रीज्ड प्रोसेस ऑफ माइनिंग, खुदाई भी बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद डी है द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड और प्रोविजन टू नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हुआ है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेड टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ा है। ठीक है, शहरीकरण बढ़ा है एंड मॉडर्नाइजेशन which demand more resources, modernization which demand more resources। ठीक है, सो यहाँ देखो यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। ठीक है, फिर दूसरा है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हुआ है। फिर प्रोसेस ऑफ माइनिंग बढ़ा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने अर्बनाइजेशन बढ़ाया है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ाया है और जिसकी वजह से ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। ठीक है, सो ये सारे कारण हैं। टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है, सो उससे हमारा जो है रिसोर्सेज बहुत यूज हुए हैं, तो रिसोर्सेज तो यूज होंगे ही ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज हुआ है तो रिसोर्सेज यूज होंगे। एग्रीकल्चर कमर्शियल मतलब ज्यादा एग्रीकल्चर, तो ज्यादा मशीनें, ज्यादा सब कुछ यूज हो रहा है। माइनिंग का प्रोसेस बढ़ा है, खुदाई, तो ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ है, शहर बन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सो इसकी वजह से ज्यादा रिसोर्सेज हो रहे हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी पूरी की। ठीक है, होल चैप्टर इज कंप्लीटेड विद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। बच्चों अभी इस जो ये चैप्टर है मैं आपको साथों साथ मैप की बात भी कर लेती हूँ। ठीक है, मैप भी ऑब्वियसली ज्योग्राफी में मैप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सो सॉइल चैप्टर में से मैप कैसे आया करता है। सॉइल चैप्टर में मैप में आपको आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में मैप बना दिया हुआ आएगा। सॉइल चैप्टर के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सॉइल चैप्टर ये जो चैप्टर है, अगर समझो इस चैप्टर में से मैप आता है तो कैसे आएगा, तो ये लोग जैसे पूरा इंडिया का मैप बना देंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ये पूरा इंडिया का इस तरह से मैप बना देंगे, मतलब बना हुआ आएगा आपका पूरा इंडिया का मैप। सो पूरे इंडिया के मैप में आप समझो इन्होंने जैसे, मतलब ये लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ जैसे ये गुजरात है। ठीक है, सो ये गुजरात है, सो ये गुजरात में क्या करेंगे, इसको लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, इसको बंद दे देंगे। ठीक है, ऊपर समझो ये हिमालय है। ठीक है, तो ये हिमालय है, यहाँ समझो सेकंड दे देंगे लाइनिंग करके। ठीक है, फिर इस तरह से पूरे मैप में ना ये लोग लाइनिंग कर करके 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 5 देने होंगे तो 5। तो फिर आपको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोलेंगे आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप्स कि कौन सा सॉइल टाइप है। जैसे फर्स्ट है, तो ये गुजरात में है, तो मैं आंसर क्या लिखूंगी, फर्स्ट में गुजरात में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, मैं ब्लैक सॉइल लिखूंगी। ठीक है, फिर सेकंड है, जैसे अगर इन्होंने ऊपर किया है। ठीक है, सो ऊपर वाले मतलब माउंटेन रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है, सो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, सो मैं लिखूंगी फॉरेस्ट सॉइल सेकंड। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल।
तो मतलब इसमें सॉइल वाले चैप्टर में आपको मैप, जो मैप है वो प्लॉट करने नहीं आएगा, मतलब आपको मैप पे नहीं करना है। अगर सॉइल वाले चैप्टर में से मैप आता है तो, सॉइल वाले चैप्टर में से मैप आता है तो आपको मैप, जो मैप दे दिया जाएगा बाकायदा क्वेश्चन पेपर में छाप के, और आपको खाली सॉइल टाइप्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। मेरे पास जो एक पिक्चर है मैप की, मैं आपको फोटो व्हाट्सएप कर दूंगी, आप देख लेना क्वेश्चन कैसे आता है और आंसर कैसे आता है। मतलब मैप में करना नहीं है, मैप किया हुआ होगा, आपको खाली आंसर 1 2 3 4 लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ सॉइल चैप्टर के लिए ऐसा है, ठीक है। हर चैप्टर का अलग अलग है, हर चैप्टर में अलग चीज होगी। सॉइल चैप्टर में ऐसा है, आपको मैप दिया रहेगा, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। सो विद दिस फाइनली वी आर एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ अर्थ। टुमारो वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू। चलें, थैंक यू।